तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी से मिलने के लिए मैं आपका दोस्त आ चुका हूँ और ऐसे ही अपनी पॉडकास्ट की सीरीज़ हम लोग लगातार कंटिन्यू करेंगे और हर दिन कोई न कोई नया गेस्ट आपके सामने लेकर आऊँगा। और आज जाने-माने केमिस्ट्री के फैकल्टी, केमिस्ट्री टीचर जिन्होंने बहुत कम समय में इलाहाबाद में बहुत अच्छा नाम कमा रखा है, बड़ी मुश्किल से सर पकड़ में आप आए हैं और मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊँगा शुभम यादव सर को, जो कि पीजीटी केमिस्ट्री के तौर पर काम कर रहे हैं एसएबी विश्वविद्या मंदिर में। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज हमारे एपिसोड में। और ये जो प्रोग्राम है सर, ये बच्चों के लिए खासकर डेडिकेटेड है जी और सर। बहुत आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा सर कि आपने समय दिया और आप आए। तो सर कैसा लग रहा है सर आने के बाद आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के लिए हम जो कर सकते हैं अपनी तरफ से हम थोड़ा वो लाउड करना रखिए। चाहते हैं यहाँ पे। हाँ, हम जितनी मदद कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। वैसे भी बोर्ड एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। हाँ, 28 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है 28 हमारा। को हाँ, केमिस्ट्री का 28 को पेपर है। केमिस्ट्री है सर। तो हुँ। हमारी तरफ से जितनी मदद हो सकती है बच्चों के लिए हम वो करना सर चाहते हैं। पूरे-पूरे सवालों की लिस्ट है और पूरे बच्चों ने जो है बड़े मन से सवाल पूछे हैं आपके लिए। इन सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे सर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हाँ। सारे क्वेश्चंस को जी, जी, बिल्कुल, सरलता बिल्कुल। से मतलब आसानी से बहुत जवाब दे कम दूँगा। समय में सर आपने काफ़ी अच्छा फ़ेम कर लिया सर। कई सालों से आप पढ़ा रहे केमिस्ट्री और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। तो बहुत-बहुत शुरू करते हैं धन्यवाद। सर अपना सवाल-जवाब का सिलसिला। अदालत आपकी लग चुकी है जी सर। और शुरू करते हैं सर। तो लिस्ट सर बहुत लंबी है, तो मैं कई सारे सवाल हैं, एक-एक करके सभी के बारे में बात करूँगा। तो सर पहला सवाल जो हमारे पास ये आ रहा है कि क्या सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ कर के 90% मार्क्स स्कोर किया जा सकता है क्या सर केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में? अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पॉसिबल है सर। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू जी, से। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इसमें स्कोरिंग होती है। अगर एनसीईआरटी की सिर्फ आप बात करते हैं, सिर्फ आप अगर जी, एनसीईआरटी के टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर थोड़ा लेते हैं, लाउड रखिए। जी, अगर एनसीईआरटी के टॉपिक्स को अगर आप हाँ, कवर हाँ। अप कर लेते हैं हाँ, हाँ। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से, जी। टॉपिक आप पढ़िए, आपके 90 प्लस, क्योंकि जाहिर सी बात है 70 का पेपर होता है, हुँ, हुँ। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। जी, जी। आपको अप्रॉक्सीमेटली ओवरऑल प्रैक्टिकल्स में तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल ही जाते हैं स्कूल की तरफ से। बिल्कुल, बिल्कुल। जो 70 मार्क्स का पेपर है सर, आप एनसीईआरटी पढ़ के 70 में से कम 60 मार्क्स तो गेन हो अप्रॉक्सीमेटली जाता गेन है। कर सकते हैं एनसीईआरटी से। सर अगला सवाल जो है एनसीईआरटी पे ही आपके साथ दोबारा आ रहा है जी। कि अलग-अलग इंस्टीट्यूशन में, स्कूलों में, कोचिंग में हर टीचर अपने हिसाब से केमिस्ट्री की नोट्स बनवाता है हुँ। और आपने भी केमिस्ट्री की नोट्स अपने हिसाब से बच्चों को बनवा रखी जी होगी, सर। है ना सर? तो अलग-अलग रेफ़रेंस किताबें हैं, किताबों का नाम हम यहाँ नहीं ले सकते सर, बिल्कुल। लेकिन अलग-अलग बहुत सारी बुक्स हैं। तो उनमें ये जानना चाहता हूँ सर कि एनसीईआरटी की बुक का केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंस होता है सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चा रेफ़रेंस अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, रेफ़रेंस जी। कोई भी साइड बुक रेफ़रेंस अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि सर सारी जैसे बुक्स हैं, आप कोई भी पब्लिकेशन ले लीजिए जो नामी पब्लिकेशन है, जी। जैसे प्रदीप पब्लिकेशन है, मॉडर्न हुँ। एबीसी है, बालाजी है, और भी जो अदर पब्लिकेशंस होती हैं यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली एवरेज जो उसकी कॉस्ट है वो अबाउट 1000 टू 1200 रुपीज़ है एवरेज कॉस्ट। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सब अफोर्ड नहीं कर सकते, जी, क्योंकि उनको बिल्कुल, फिजिक्स अलग लेना बिल्कुल। पड़ेगा, केमिस्ट्री अलग लेना पड़ेगा। बिल्कुल, डेफ़िनेटली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हुँ, हुँ। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी की केमिस्ट्री हाँ, को जो एनसीईआरटी बुक होती है, आप उस पे फोकस करें। फ़ोकस कर सकते अगर आप सिर्फ उस पे फोकस करेंगे, आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है मेरे नहीं हिसाब से। पड़ेगी। चलिए सर बहुत है। तो अगला सवाल जो सर आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ कि सर जैसे केमिस्ट्री का पेपर हमारा 3 घंटे का होता है। हुँ। तो 3 घंटे के पेपर को सर हम एग्ज़ाम में टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है? सर कई सारे सेक्शंस हमारे पास होते हैं, उन सेक्शन में कितना टाइम हमें कहाँ देना चाहिए, थ्योरी पर कितना देना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में कितना देना चाहिए, मतलब बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं सर। तो आपके हिसाब से अगर पेपर मिलता है, तो हमको कैसे पेपर को डिवाइड करना चाहिए सर 3 घंटे में? केमिस्ट्री में टोटल सर 33 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। ठीक है। अगर हम नॉर्मली सेक्शंस की बात करते हैं यहाँ पे, हुँ। तो हमारे पास 5 नंबर के अगर हम देखें तो 5 नंबर के हमारे पास 3 क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बोलते हैं। जी। 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये 4-4 नंबर के हुँ, होते हुँ। हैं। बाकी 16 एमसीक्यूज होते हैं, दैट इज सेक्शन ए। ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे पास 5 वेरी शॉर्ट मतलब शॉर्ट होते हैं, और हाँ। 7 और शॉर्ट होते हैं। तो इस तरीके से हमारे 5 सेक्शन होते हैं केमिस्ट्री में, जी। जिसमें से अगर आपको सबसे अच्छा नंबर स्कोर करना है, मतलब कम समय में आप ज़्यादा गेन करना चाहते हैं नंबर, तो मेरा कहना ये है आप सेक्शन डी जो कि केस बेस्ड है,
और सेक्शन ई जो है यहाँ पे जो भी लॉन्ग आंसर है जी। वो इजी होते हैं, आप उसमें जल्दी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व करिए। चलिए सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके जवाब सुन करके, जी। और आने वाले समय में हो सकता है बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। अभी पेपर के लिए हमारे पास काफ़ी समय है और वो देखेंगे तो अपने इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा बेनिफिट लेके आएंगे। अगला सवाल जो सर मैं पूछ रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे एग्ज़ाम में? कारण ये है सर कि हर साल पैटर्न चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ बदलाव सीबीएसई कर रहा है। कभी फिजिक्स हार्ड कर देता है, कभी केमिस्ट्री, कभी मैथमेटिक्स। ये बदलाव हमेशा लगातार हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करना क्या सफिशिएंट होगा हमारे केमिस्ट्री के एग्जाम में? सर बड़ा प्रीवियस पेचीदा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर, बड़ा ही पेचीदा सवाल है, बड़ा सोच के जवाब आपको देना पड़ेगा। हाँ सर, जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से फिजिक्स का पेपर काफी टफ आ रहा था। हाँ, टफ इस आ रहा साल है, पेपर थोड़ा मॉडरेट मॉडरेट देखा रहा जाए है। तो। हाँ, ठीक है। केमिस्ट्री में काफी सालों से पेपर इजी आ रहा है, तो चांसेस हैं कि थोड़ा सा मे बी शायद इस बार सीबीएसई पेपर थोड़ा सा टफ बना दे। अच्छा, थोड़ा सा संभावना चांसेस है। है, संभावना है, क्योंकि पेपर को देखते हुए यहाँ पे कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको पेपर टफ तभी होता है, यहाँ पे टफ तभी लगता है जब आप प्रैक्टिस थोड़ा सा कम करते हैं, कम पढ़ाई थोड़ा सा करते एक्चुअली डाउट होता है यहाँ पे कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा। हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं, उनको लगाइए, सॉल्व कीजिए, आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चंस कितने टाइप के बन सकते हैं। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतने टाइप से उसको सॉल्व करने का तरीका मतलब पता चलेगा। यहाँ पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। दूसरी चीज, केमिस्ट्री में ये चीज बहुत अच्छी होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। केमिस्ट्री में ये हर साल देखा गया है, हम लोग इतने साल से पेपर को देख रहे हैं, यहाँ पे सीबीएसई के क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं। और ऐसे इसमें अभी मैं आपको सर बताऊंगा कुछ समय बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार हर साल रिपीट हो रहे लास्ट हैं। में सर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी कौन सा क्वेश्चन है। तो अगला सवाल सर जो आ रहा है कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कम समय में बच्चा तैयार कर ले और एटलीस्ट एग्जाम में वो फेल ना हो? मतलब आपसे मोटा मोटा रेफरेंस ये जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हम तैयार कर लें कि हमारा बच्चा फेल ना हो। गिने चुने टॉपिक्स होने चाहिए कि सर अगर वो पढ़ लो तो वो बच्चा फेल ना हो, बाकी तो आगे बच्चे कर ही रहे हैं। सर इसमें कुछ टॉपिक्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें। टॉपिक्स तो सर मैं सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि केमिस्ट्री पढ़ने का कुछ तरीका होता है। जैसे कुछ बच्चों का न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कुछ बच्चों का लर्निंग पोर्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और केमिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। जैसे कि अगर हम देखें, केमिस्ट्री के 3 पोर्शंस होते हैं जी। पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक एंड आफ्टर दैट ऑर्गेनिक। 3 है जी। तो फिजिकल के केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स होते हैं, हाँ। इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स होते हैं, और ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है सर। फिजिकल और इनऑर्गेनिक अगर हम मिला दें तो इनके मिलते बनते हैं यहाँ पे ओवरऑल 23 मार्क्स। ठीक है। 23 मार्क्स ऑफ फिजिकल, 12 मार्क्स ऑफ इनऑर्गेनिक, मिला के सर 35 हो गया जी। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकेले मिला के होती है 35 मार्क्स की। ठीक है। अब मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है जी और थोड़ा सा आपको लर्निंग कैपेबिलिटी है कि अगर आप थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं, थोड़ा सा से बहुत ज्यादा भी नहीं, तो आप अपनी फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, आप 35 मार्क्स नॉर्मली गेन कर लेंगे। और अगर आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं तो आप ऑर्गेनिक पे जाइए, आपको 35 मार्क्स आपको गेन हो जाएंगे। तो अगला सवाल सर मैं पूछ रहा हूँ, खास का सवाल हमारे पास वीक बच्चों के बहुत है ना, सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है, तो पूछ रहे हैं सर कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, जो लॉन्ग आंसर होंगे उनको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए सर? ये कितना इफेक्टिवली लिखें और कैसे लिखें कि जो हमारा एग्जामिनर रेगुलेटर है उसको देखते ही इम्प्रेस होकर नंबर आपको दे दे सर? मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कॉपी को लिखने का एग्जाम में, लॉन्ग आंसर की अगर बात करते हैं तो? ठीक है सर, मेरे हिसाब से सर बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको पहले जो कॉपी का रिपीटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमें कॉपी, जैसे हम लोग भी जब कॉपी चेक करते हैं जी, कॉपी हमको जितनी अच्छी मिलती है हमारा मन भी उतना अच्छा करता है कि हम उसको कॉपी को एकदम अच्छे से चेक कर सके। थोड़ा सा मतलब होता है कि टीचर बायस हो जाता है, वहाँ पे कॉपी अच्छी लिखी तो आप अच्छे से नंबर दे दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि अब आप देख ही रहे हैं सीबीएसई नया रूल निकाल दिया कि ऑनलाइन चेकिंग वाला, ऑनलाइन कॉपी चेकिंग का रूल, ऑनलाइन कॉपी चेकिंग हो ही रही है यहाँ पे। सबसे पहले बच्चों को कम से कम
एक एक इंच की दोनों साइड पे मार्जिन रखनी है। मार्जिन छोड़नी मार्जिन है। बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट है, रखने वाली बात क्योंकि है वो कि मार्जिन जरूर पेपर छोड़नी ऊपर है। जब फोटो से क्रॉप करेंगे स्कैन वहाँ पे किया स्कैन जाएगा। करके क्रॉपिंग होगी, जी तो ये हो सकता है कि आपने जो आंसर नंबर लिखा है वो क्रॉप हो जाए। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको ये करना है यहाँ पे कि आपको हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर्ली जो आपको क्वेश्चन नंबर है या आंसर नंबर है उसको ऊपर मेंशन करना है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके नीचे आंसर लिखना है, और प्लस जब आप एक आंसर के बाद दूसरा आंसर आप स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल। आपको बीच में कम से कम 1 या 2 लाइन छोड़नी है, ताकि वो गैप समझ में आए कि यहाँ पे ये अलग अलग आंसर्स हैं। सेकंड, लिखने का तरीका सर ये होता है यहाँ पे कि आप जो लॉन्ग आंसर्स हैं जी बहुत ही गिने चुने टाइप, मतलब टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लॉन्ग आंसर्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, जैसे कि हम समझते हैं हमारा जो नस्ट इक्वेशन होता है, नस्ट इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये ठीक है। इसके चांसेस मतलब अप्रोक्सीमेटली 90% चांसेस होते हैं कि ये बोर्ड में हर साल इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। सेक्शन ई में ये रहता है और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चंस रहेगा। बिल्कुल। और सारे बच्चों को मेरे हिसाब से सेक्शन ई में इस जो नस्ट इक्वेशन है उसको बहुत अच्छे से इसे क्वेश्चंस को लगा के जाना चाहिए। दूसरा जो दूसरा टॉपिक आता है यहाँ पे वो सीएफटी और वीबीटी, दो अच्छा। थ्योरीज होती हैं वैलेंस इनऑर्गेनिक बॉन्ड, केमिस्ट्री, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वैलेंस क्रिस्टल बॉन्ड फील्ड थ्योरी के थ्योरी। बारे में। अच्छा अच्छा। तो ये दोनों जो थ्योरीज होती हैं सर, हम्म। अगर आप इनको भी पढ़ के जाते हैं यहाँ पे तो लॉन्ग आंसर में काफी हेल्प हो जाती है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, मतलब टॉपिक्स होते हैं इसके। ओके। दूसरा कि लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका ये होता है कि पहले आपको जो गिवन दिया है आप गिवन लिखिए, टू फाइंड जो आपको फाइंड करना है वो लिखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये दोनों लिखने के बाद अगर आपको मान लीजिए कि आंसर किसी तरीके से नहीं आ रहा है, कुछ इशू आ रहा है, आप उसमें फॉर्मूला जरूर मेंशन कीजिए ताकि आपको टीचर वहाँ पे 0.5 एंड 0.5 मार्क्स दे सके यहाँ पे चीजों बहुत का। सही सर, बहुत सही। तो अगला सवाल सर है, सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है और आपको आज हम बैठा के रखेंगे जब तक पूरी लिस्ट हमारी खत्म ना हो जाए, जाने नहीं देंगे सर। बड़ी मुश्किल से आप पकड़ में आते हैं, तो आज आपको पकड़ के लाए हैं। जो भी कहिए, बड़े सर हंसी मजाक की बात दूसरी है, सर बहुत अच्छे हैं और एक ही बार सर से रिक्वेस्ट करने में सर हमारे आए हैं। ये सर का प्यार है, सर का बड़प्पन है, सर आप आए। सर अगला सवाल ये है कि खासकर बात अगर हम कमज़ोर बच्चों के बारे में करें तो सर एग्ज़ाम के कुछ वीक्स पहले, 3-4 दिन पहले की अगर मैं बात करूं कि सर केमिस्ट्री के पेपर के 3-4 दिन पहले हमारा क्या शेड्यूल होना चाहिए, किस तरीके से हमको मैनेज करना चाहिए कि हम टाइम को मैनेज कर सकें, और ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें पढ़कर हमारा काम चल जाए। मतलब मैं इतनी पूरे साल भर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ कि क्या मिनिमम क्राइटेरिया हमारा होना चाहिए सर पेपर को लेकर के। ठीक है, तो सर आप चाहे तो पानी पी सकते हैं सर, है ना। सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है, आप चाहे तो पानी पी सकते हैं। थैंक यू सर, अभी जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो बताएं सर। हमारा ये सवाल है कि बोर्ड एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले की अगर मैं बात बोलूं कि साल भर जो हमने पढ़ाई करी है सो करी, वो तो हम जान रहे हैं या तो ऊपर वाला जान रहा है, लेकिन 2-3 दिन पहले हमें मिनिमम क्या क्या पढ़कर जाना चाहिए कि हमारे पर स्ट्रेस भी कम हो और हम पास भी हो जाएं, फेल होने की संभावना नहीं हो सकती, मिनिमम कुछ चीज़ें जो हो। ठीक है सर, जी। मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ इसकी। जी। होता है कभी कभी बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, साल भर हाँ, नहीं नहीं पढ़ते, नहीं हंसी पढ़ते मजाक हैं, बंदा हंसी हंसी मजाक चलता रहता है, वो नहीं करते। अब उनको लास्ट में स्ट्रेस भी बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत दिमाग रहता भी है इधर यहाँ उधर पे। घूम रहा है। और कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि लास्ट में उनको कुछ ऐसा चाहिए ताकि वो पढ़े, ताकि उसका मार्क्स भी हाँ, अच्छा गेन हो बहुत जाए अच्छा यहाँ गेन पे। हो जाए। तो सर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि केमिस्ट्री के 3 पोर्शंस होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक है। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है सर जो रिपीटेड हैं। ठीक जैसे है। अगर हम बात करें, जैसे टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे सॉल्यूशन नाम का एक चैप्टर है, उसमें राउल्स लॉ, हेनरी लॉ के टॉपिक्स हैं जी। वो काफी रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं सर उससे, और राउल्स लॉ में उसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। राउल्स लॉ एंड हेनरी लॉ। सॉल्यूशन की अपने बात की यहाँ पे, तो सॉल्यूशन नाम का जो चैप्टर होता है इसमें राउल्स लॉ, हेनरी लॉ और मोलैरिटी के जो टर्म्स होते हैं यहाँ पे, कंसंट्रेशन टर्म्स कहा जाता है इसको, मोलैरिटी हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गई, इन पे क्वेश्चंस डेफिनेटली आने ही आने हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, उसमें नस्ट इक्वेशन जो होती है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, एंड थर्ड वन इज फ्यूल सेल। हाइड्रोजन सेल फ्यूल सेल की मैं बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एसएचई कहते हैं उसको। ओके। तो एसएचई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, या तो एसएचई आता है बोर्ड में या तो उसकी जगह पे हमारे पास फ्यूल सेल आती है, मतलब दोनों में से एक टॉपिक आता है। और नस्ट इक्वेशन 100
क्या 90% तो आती ही आती है सर, केसेस आ 100% जाते क्या हैं। बोले, क्योंकि नहीं, किसी चीज़ के 100% यहाँ सर पे कोई नहीं कह सकता, वो तो जो जी कह रहा है वो तो वही जान रहा जी। है ना? देन ये आफ्टर सारी दैट बातें हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड चैप्टर फिजिकल की, जी, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल हाँ, काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में सर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज अर्हेनियस इक्वेशन। अच्छा, उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, या तो उसको एमसीक्यू में आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन, जी, या तो हमको शॉर्ट में वो मिल जाते हैं यहाँ पे। देन आफ्टर दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे एनसीईआरटी में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस है, तो आप उसको अच्छे से फॉर्मूला उससे क्वेश्चंस को लगा के रखिए, टॉपिक बहुत रिपीटेड होते हैं। चलिए सर, ये तो बहुत आपने बता दिया सर, बहुत अच्छी बात हो रही है बच्चों के लिए। जी अब कुछ सवाल सर ऐसे हैं जो हमारे लीग से थोड़ा से हट के जाएंगे। मैं 2-3 सवाल आपसे और करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जी क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बच्चों को पढ़ना भी है हम्म, और लगातार हमारी आपकी मुलाकात अब तो होती रहेगी और अक्सर होती है, तो इस विषय को लेकर कभी-कभी हर बार मिलते रहेंगे। तो कुछ सवाल सर हमारे ऐसे हैं कि सर जैसे ही एग्ज़ाम्स पास आते हैं, जब तक दूर है तब तक तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जैसे ही 3-4 दिन होने वाले होते हैं पेपर्स होने से पहले, तो सर हर बच्चे का अमूमन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सर हम लोग भी ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पेपर नहीं दिया, पेपर देते 2-3 दिन पहले की बात करें तो बड़ा स्ट्रेस हो जाता था। तो सर हम उस स्ट्रेस से अपने आप को ओवरकम कैसे करें? क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे हमें डर कम लगे? सर ये बड़ा पेचीदा सवाल है सर। लगभग हर बच्चे का ये सवाल होता है, और कोई केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले उसको डर लगना या स्ट्रेस होना वाजिब हो जाता है। सर कैसे इसको हैंडल किया जा सके? बड़ा सोचने वाला सवाल आपके लिए रख दिया सर, आपको सोचना पड़ जाएगा और जवाब भी आपको देना पड़ेगा सर। क्वेश्चन जी। आपने बहुत अच्छा किया सर, बच्चों के हित के लिए आपने हाँ, बहुत हित अच्छी के बहुत ही लिए है अच्छा सर। क्वेश्चन किया सर। सिलेबस तो हो ही रहा है सर। सिलेबस तो हो ही जाता है। हाँ, तो ये भी चीज़ सर मैनेज करनी पड़ेगी सर। मैं आज का टाइम ऐसा है ना सर, जनरेशन है बहुत जल्दी पैनिक हो जाती है, बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाती है, तो सर उसको कैसे ओवरकम किया जाए सर? ये सवाल है सर। सर मेरा कहना ये है कि सबसे पहले आप जब भी आपको बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जी, आप उसके पहले पहले अपने सिलेबस को मिनिमम एक बार तो खत्म कर ही लें। बोर्ड एग्ज़ाम के पहले हमें सिलेबस को हफ्ते भर किसी भी पहले तरीके से करना खत्म है। करना है। जी। और जो भी आपके पास बीच में समय मिल रहा है, जैसे अभी गैप मिला है, अभी एक पेपर हमारा 20 को था हाँ, हाँ। और 28 को हमारा होगा, बीच में गैप लगभग काफ़ी अच्छा 4-5 ठीक दिन ठाक गैप हो हो गया है। जाता है। तो आप अपने पोर्शंस को डिवाइड कर लीजिए कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री कितने दिन पढ़नी है, या आपको कोई भी जो भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट है है। आप उसको पहले डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हो पॉसिबल हो तो आप सुबह मेडिटेशन कीजिए कम से कम 10 से 15 मिनट। अच्छा। इससे आपको माइंड को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल भी जो होगा वो बूस्ट होगा। देन आफ्टर डेट क्या करना है कि आपको डेली एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है उस सब्जेक्ट का जिसका आपका बोर्ड का बोर्ड एग्जाम एग्ज़ाम होने वाला है। डेली। डेली। और सर आपको बोर्ड एग्जाम का जब बच्चे मतलब पेपर सॉल्व करते हैं तो ये होता है कि वो ये देखते हैं कि दिन भर में एक सैंपल पेपर लगा तो लिया, हाँ, पहले सेक्शन ए लगाया या बी बी लगाया, लगाया, छोड़ दिया, छोड़ फिर 2-3 दिया। घंटे बाद फिर दूसरा लगाया, फिर फिर लगाया। लगाया, मतलब दिन भर में वो कंप्लीट हो रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। बच्चों को सैंपल पेपर लगातार लगाना चाहिए विद अ टाइमर। अब वो टाइम के ट्राई साथ। ट्राई करे सर कि वो 3 घंटे से पहले पहले उस पेपर को सॉल्व करे, क्योंकि बच्चे जो हैं यहाँ पे वो जो स्ट्रेस रहता है वो इस वजह से आता है, आधा स्ट्रेस इस वजह से आ जाता है एग्जाम में कि पेपर छूटने लगता है। छूटने लगता है। सबसे टाइम इम्पोर्टेंट तो यही बहुत होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। टाइम मैनेज हो नहीं पाता है इनका। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर बच्चा घर पे 4 से 5 सैंपल पेपर किसी भी एक सब्जेक्ट का लगाता है, किसी भी सब्जेक्ट का सर, जी, और अगर वो उसको 3 घंटे से पहले करता है जी। या करने की कोशिश करता है बिल्कुल, बिल्कुल। या 3 घंटे तक भी लेके चला जाता है, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है वो एग्जाम में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आएगा सर जी। उसको। अच्छा, ये सारी बातें हैं सर। जी। बहुत बढ़िया। कुछ सवाल और सर, गिने गिने चुने सवाल, 2-3 सवाल और हैं। एक सवाल सर बच्चे ने अक्सर आपसे शायद अलग से भी पूछा है, मेरे पास अलग सवाल आया है कि खासकर जो केस स्टडी होती है सर, तो केस स्टडी क्वेश्चन लेंदी तो होते हैं, पूरा पैराग्राफ होता है ना, तो केस स्टडी को सॉल्व करते समय हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए सर, कि हमारा समय भी बच जाए और सवाल भी आसानी से हो जाए? ये चीज़ सर पूछना चाहता हूँ। जनरली देखा ही जाता है सर कि अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, बोलूं केमिस्ट्री की बात करें। तो
ये जो चैप्टर्स होते हैं, जी। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करते हैं लाइन टू लाइन, तो बिल्कुल। आपको बुक से ही वो टॉपिक मिल जाता है जहाँ से केस बेस्ड आया है। चलिए। चांसेस यही होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बाहर से आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, कम मतलब होते आपके हैं। बुक से एनसीईआरटी से ही वो टॉपिक बिलोंग करता है। ठीक है सर। तो आप एनसीईआरटी को अगर अच्छे से पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन रीड करते हैं जी। उसको स्टार्टिंग में, तो हुँ। आपको उससे बहुत फायदा मिलेगा, जिससे आपका जो केस बेस्ड है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए। दूसरा, आप ट्राई कीजिए कि केस बेस्ड को जब पहला क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप पैराग्राफ को रीड कीजिए, जिससे आपको आंसर मिलता चला जाएगा। क्योंकि बच्चे जैसे क्या करते हैं, पहले पैराग्राफ रीड किया, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ा, ये तो ठीक है, फिर उसके बाद फिर से जब पैराग्राफ रीड करते हैं तो क्वेश्चन दिमाग से निकल जाता है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद पैराग्राफ में उसके आंसर को ढूंढिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आंसर क्या लिखना है। बहुत बढ़िया सर। जहाँ तक मुझे पता है सर, मैं एक आपसे पर्सनल सवाल करूँगा और शायद ये सवाल बड़ा बूम करे और लोगों तक पहुँचे भी ये सवाल। और ये सवाल मैंने आपके बारे में मतलब आपको पहले ऐसे कोई सवाल बताया नहीं कि आप तैयारी करके आए हैं, रैंडम मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरी जानकारी में है सर, जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है और अपने स्कूल टाइम में आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे स्कोर भी किए हैं और जहाँ तक मुझे पता है कि आप अपने स्कूल के टॉपर में से भी रहे हैं। टॉप 5 के रैंक में हमेशा आप रहे हैं, ये बात मुझे बड़ी गुप्त सूत्रों से पता लगी सर, वैसे आप बताएँगे नहीं, लेकिन मुझे पता लगा है टॉप 5 में आप रहे हैं और खास केमिस्ट्री में आपके काफ़ी अच्छे स्कोर रहे हैं। सर मैं उसी चीज़ को अगर रिपीट करके पूछूँगा कि टॉपर स्टूडेंट की अगर बात करें, जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बच्चे टॉपर हैं, तो टॉपर बच्चों की जो प्रिपरेशन होती है, उनमें ऐसा क्या ख़ास होता है सर, जिससे वो टॉपर बनते हैं? कुछ तो ख़ास बात होती होगी सर। ये बात तो है सर। सर देखिए, हमने अपने समय में मेहनत तो की है सर। जी, मेहनत तो करी। जैसे हमने पहले एनसीईआरटी को पढ़ा पहले अच्छे से। उस टाइम की बात करें सर तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट भी नहीं था, जो भी था किताबों से। इंटरनेट सब जो था सिर्फ आपको किताबें स्कूल ही में थी। ही मिलता था, जी, जो पढ़ाते थे टीचर्स। बिल्कुल। आपको फिर घर पे आके उसको रिवाइज करना रहता था। जी। और कोचिंग्स, ट्यूशंस बहुत लोगों के लिए अफोर्डेबल भी नहीं होती नहीं है, तो हुआ आपको करते थे। अपने से ही पढ़ना रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस समय हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे 15-16, उस समय मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा भी इतनी उतना नहीं थी, नहीं था मोबाइल भी जितना नहीं आज था हो उस समय गया है, वो हमारे तो पास। बस सच कह रहे अब हैं। तो घर घर में मोबाइल है। बिल्कुल, घर में 4 हैं। तो रहता सर ये है कि टॉपर्स की बात करें कि मतलब जो भी बच्चा अच्छा स्कोरिंग करता है, तो जी। एक नॉर्मल सा उसका एक क्राइटेरिया यही होता है, वो एक ही चीज को फॉलो करता है कि बेस जो भी स्कूल में टीचर्स पढ़ाता है वो टीचर को बहुत अच्छे से सुनते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, उसके बाद घर पे आके उसको रिवाइज जरूर करते हैं। ठीक है। जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वहाँ स्कूल में टीचर ने पढ़ाया, हुँ, उसके बाद घर पे आके उसको छोड़ छोड़ दिया। दिया। ये चीजें 9-10 तक तो चल जाती हैं कि चलिए स्कूल में पढ़ लिया आपने, काम चल फिर रहा घर है। पे नहीं पढ़ा, फिर आपने दोबारा स्कूल में पढ़ी, क्योंकि उसका सिलेबस छोटा होता है। हुँ, लेकिन 11th-12th का जो सिलेबस होता है सर, बहुत लेंथी सिलेबस होता तो है। बड़ा होता है सर, ये तो तो है। आपको सबसे पहले ये करना है कि जो भी टीचर ने पढ़ाया है, आप उसको उतना टिक कर लीजिए। जी, और टिक करने के बाद आप क्या करिए कि उसको घर पे आके जरूर रिवाइज कीजिए। और प्लस एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को जरूर लगाइए, या जिसमें जो भी इंटरेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको जरूर लगाइए, आपको बहुत फायदा मिलेगा सर। कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन का बहुत अहम रोल रहता डिसिप्लिन है। सर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बस लास्ट के 2-3 सवाल बचे हैं, 1-2 सवाल और ये 2-3 सवाल कर करके मैंने आपसे लगभग 5 सवाल पूछ डाले। बस लास्ट ही है सर 2-3 सवाल में। आपके हिसाब से, अब ये कोई ऐसा नहीं सर, आप जैसा आपको सही लगे आप अपना बताएँगे सर, कि आपके हिसाब से 95 प्लस मार्क्स अगर लाना है, तो सर उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट गोल्डन टिप्स हमको रखना चाहिए एग्ज़ाम के 1 दिन पहले कह लीजिए, चाहे 1 महीने पहले कह लीजिए, कि अगर मुझे 95 प्लस स्कोर करना है, तो मुझे क्या करना होगा सर? गोल्डन टिप्स है लास्ट सर। बड़ा सर गंभीर सवाल पूछ लिया सर आपसे हमने। सर मेरा ये कहना है यहाँ पे कि अगर आपको, जैसे कि 70 मार्क्स हमारा पेपर है, जी, जी। 30 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में मिल गए सर। मिल गए यहाँ पे, हाँ, तो 70 मार्क्स में अगर हम बात करें अबाउट 60 प्लस आपको अगर स्कोर 65 करना है, प्लस, हाँ, 65 प्लस 60 65 प्लस, प्लस, जी, तो कम आपको सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जी। कुछ मत कीजिए आप। हुँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जी, आपको उससे सर इतना फायदा मिलेगा, केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, कि आपको पहली बार देखिए सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर लगाने का तरीका क्या होता है। आपको जैसे सीबीएसई के सैंपल पेपर्स आते हैं, जी। आप प्रीवियस कुछ ईयर्स के सैंपल पेपर निकाल लीजिए। ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बाहर से तो और अच्छी बात है, आप कोई भी सैंपल पेपर लीजिए, जी, उसको सर डेली 1 से 2 सैंपल पेपर, क्योंकि आपके पास पूरा समय रहता है बीच में, तो
तो आप जी। 1 से 2 सैंपल पेपर डेली लगाइए। लगा सकते हैं। उसके बाद जो आपको आ रहा है आंसर, ठीक है, उसको आप लिखिए। जो नहीं आ रहा है बच्चे उसको छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी गलती ये होती है। आप उसको पहले टिक लगाइए कि आपको ये नहीं आ रहा है। आप बुक में देखिए कि वो पेपर पूरा पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर देखिए आपको कौन कौन से आंसर नहीं आ रहे हैं। उसके तुरंत बाद जैसे ही आपने उसको पेपर सॉल्व किया, आप जाइए बुक में देखिए कि वो टॉपिक कहाँ पे है, आपको क्यों नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके आंसर सर्च कीजिए, क्योंकि इंटरनेट है ही है। जी, अगर बिल्कुल। आपको बुक में नहीं समझ में आ रहा है तो आपने टीचर की मदद लीजिए। वहाँ से हेल्प लेने के बाद या तो आप फिर ऑनलाइन, अगर मान लीजिए स्कूल बंद है या आप स्कूल नहीं जा पा रहे जी, किसी वजह बिल्कुल। से, किसी भी रीजन से, तो आप क्या कीजिए, आप नेट की मदद लीजिए, इंटरनेट की मदद लीजिए और वहाँ से आंसर निकाल के उसको पढ़िए। देन आफ्टर दैट सर आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होना स्टार्ट होंगे। आपको पहले सैंपल पेपर में प्रॉब्लम मिलेगी, दूसरे में गोल्डन वो टिप्स है प्रॉब्लम। सर गोल्डन टिप्स है बस। लास्ट अगर कोई बच्चा ये वीडियो को लास्ट तक देख रहा है और आपकी बातें सुन रहा हो तो हो सकता है इसी साल 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। सॉरी ऋषभ कि आपको सर कंटिन्यू करें। तो पहला सैंपल पेपर में सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। जी, जैसे ही आप दूसरे में पहुंचेंगे कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो आप रिपीट वाले क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए कि रिपीट हो रहा है। जी, उसके बाद फिर उसमें भी कुछ डाउट आएगा आपको, फिर उसको आप बिल्कुल। पढ़िए। जब आप सर तीसरे से चौथे सैंपल में पहुंचेंगे ना, तो आपके डाउट जो है वो 90% तक कम हो जाएंगे। और बिल्कुल। केमिस्ट्री में चीज़ें रिपीट होती हैं, तो आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर लगाने से। बस सर लास्ट सवाल अब पूछूंगा, बस सब खत्म करूंगा सर, क्योंकि बच्चों का भी समय बहुत कीमती है और हम लोग भी मतलब 2-4 दिन पहले ये शूट कर रहे हैं और इसी दरमियान बच्चों को टिप्स भी समझनी है, पढ़ना भी है। लास्ट सवाल सर पूछना चाह रहा हूँ और ये मेरा पर्सनल तब सवाल है, और जहाँ तक कोशिश मेरी है कि मैं जितने भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं सभी से मैं पूछ रहा हूँ सर, और आपसे भी वो सवाल पूछूंगा कि तैयारियां सर हर जगह सारी तैयारी हो गई, जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया, जो टीचर को पढ़ा था उसने पढ़ा दिया, सब कुछ सही है। अब सर फिर भी डर तो लगा रहता है कि पेपर टफ आएगा कि आसान आएगा कि मॉडरेट आएगा। डर तो सर होता है जब तक पेपर नहीं मिल जाता, डर तो रहता है। अब सर सुबह सुबह अगर मैं सेंटर पे पहुंच रहा हूँ और सेंटर पे एंट्री करने वाला हूँ, हाँ, तो एंट्री करने के पहले तक मेरे मन में बड़ा डर बना रहता है सर कि पेपर कैसा आएगा। सर उस डर को हम कैसे हैंडल करें सर, कि अगर मेरे हाथ में एक एडमिट कार्ड अब है और एडमिट कार्ड लेकर मुझे सेंटर के अंदर प्रवेश करना है, अब वो डर सर जो मुझे लग रहा है उस डर को कैसे खत्म किया जाए सर, ये जानना चाहेंगे सर। बस तो लास्ट सवाल है सर, मैं कोशिश करूंगा सर इसका जवाब बिल्कुल देने का। बिल्कुल सर, ये सवाल सभी से मैं पूछ रहा हूँ सर और आपसे भी पूछ रहा हूँ, बताइए सर क्या लगता सबसे है सर? पहले मेरे हिसाब से सर बच्चे को जो सेंटर में हाँ 10:30 से आपका पेपर स्टार्ट जी, होता है, 10:30 बजे से। 10 बजे आपकी एंट्री जो होती है वो बंद हो जाती है। हम्म। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो 9:30 तक स्कूल में किसी मतलब स्कूल के बाहर मतलब स्कूल के जहाँ पास पर जहाँ भी भी आपका सेंटर है आप बिल्कुल पहुँच जाएं। इत्मीनान क्योंकि से। सबसे पहली टेंशन तो ये रहती है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है। बीच अच्छा। में अगर कुछ भी हो जाता है सर, आधी टेंशन वहाँ पे रहती है कि हम लेट हो गए, ये हो गए, जाम लग डर गया। बना तो रहता आप है सर। 9:30 तक किसी भी तरीके से स्कूल में पहुँच पहुँच जाए, गए। जिससे आपको पहली बात रिलैक्स हो गया कि चलो सेंटर तक तो आ ही गए। बिल्कुल। उसके बाद आप वहाँ पे जाइए, आराम से अपने फ्रेंड्स, आपके कुछ दोस्त भी आ बच्चे जाएंगे, भी आराम से dogs नॉर्मली करेंगे। नॉर्मल बात करिए, कुछ बातचीत। टॉपिक से डिस्कस करना डिस्कशन कीजिए। जी। मतलब अपने माइंड को आप सिर्फ रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप सिर्फ इस टेंशन में रह जाएंगे पेपर कैसे आएगा, पेपर ये है वो है, आप पे कुछ टॉपिक अगर मान लीजिए नहीं नहीं तैयार है, तो अब आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, छोड़ देना है। बिल्कुल। जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। जो पढ़ना था आपने पढ़ा, पहले आप वो करिए जो आपने पढ़ा है। क्योंकि अगर आप बहुत टेंशन लेंगे तो ये भी हो सकता है यहाँ पे कि जो आप याद है वो भी आप धीरे धीरे भूलना भूल सकते हैं। क्योंकि कभी होता है जैसे आपने पेपर देखा ब्लैंक हो गया। हाँ बिल्कुल होता है सर, कई बार हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है सर, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं सर, बाद में याद आ रहा है। हाँ, अब धीरे धीरे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप नॉर्मली बात कीजिए, बहुत टेंशन मत लीजिए। कुछ रिवाइज करना है अपने साथ 2 कॉपी ले जाके आप वहाँ रिवाइज कर लीजिए। बिल्कुल सर। सेकेंड जी, जब आप स्कूल के अंदर जाएं, जहाँ भी आपका सेंटर है, जो जिस भी स्कूल में आपका सेंटर पड़ा जाए उसके अंदर एंट्री करते हैं, आप एकदम रिलैक्स होके बैठिए। 5-10 मिनट आप हेड डाउन कर लीजिए, पहले से एंट्री आपने ले ही ली है तो आप आराम से रिलैक्स होके वहाँ बैठिए, हेड डाउन कर लीजिए। आप अपने माइंड को एकदम शांत रखिए। 10 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बहुत होता है सर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको तब तक में कॉपी पेपर मिल जाएगा जी। और बीच में अगर आपके पास जो भी समय है आप बस नॉर्मली चीज़ों को रिकॉल करिए आराम से। बहुत पैनिक होने बहुत ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना पैनिक होंगे उतना आपको हमारे उतनी प्रॉब्लम एग्जाम होगी में यहाँ पे। फर्क पड़ेगा।
चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके, और आपने जो बातें बताई हो सकता है वो लगभग बहुत सारे बच्चों तक ये बातें पहुँचेंगी, और कोशिश करूँगा सर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये जिसको जानें कि सिलेबस के साथ-साथ बहुत चीज़ें होती हैं, जिसे हमें क्या तरीके होते हैं, क्या प्रिपरेशन होती है, इसको हमको हैंडल करना है, मैनेज करना है। पढ़ाई भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमारे साथ इतना इम्पोर्टेंट टाइम शेयर किया, इम्पोर्टेंट टिप्स आपने शेयर किया, अपना समय दिया, और हमें पूरी उम्मीद है कि सर आपके द्वारा जो जानकारी आप दे रहे हैं और ये काफ़ी सफल साबित होगी। सभी स्टूडेंट को हमारी तरफ से सर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। शुभम सर हैं, और शुभम सर अगर आप शुभकामनाएँ देंगे तो सर और अच्छी लगेगी। मैं तो सभी बच्चों को सिर्फ अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक बच्चों, पूरी बेस्ट ऑफ मेहनत लक। से आप अपना पेपर दें। मैं चाहता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छे से हो, जी, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें। बिल्कुल सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सर बहुत नमस्कार सर।